कैसे हो? बढ़िया एकदम। ठीक है। नाउ यू नो मी गाइस, दिस इज राहुल मलकान एंड आई विल कंटिन्यू माय जर्नी विथ यू गाइस। हम लोग एफएम कर रहे हैं और एफएम में हम लोग रेशियो एनालिसिस कर रहे हैं। और अगर आपको याद हो तो कल के लेक्चर तक गाइस मैंने आपको शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज करा दिए हैं, मैंने आपको लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज करा दिए और मैंने आपको एक्टिविटी रेशियोज का स्टार्टिंग नहीं 6 रेशियोज एक्टिविटी में भी कंप्लीट करा दिए। सो एक्टिविटी रेशियोज एक रिवाइजन छोटा सा and then we'll continue where we stopped. क्या कहते हो? तो फर्स्ट वन आई स्टार्ट विद दिस टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, दैट इज सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स। क्या इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हर एक रुपए का एसेट कितने का सेल क्रिएट करता है। वी शुड ट्राई टू मैक्सिमाइज दिस रेशियो, ये रेशियो जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा अच्छा है। सो दैट इज टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो। सेकेंड वन इज फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, दैट इज सेल्स अपॉन फिक्स्ड एसेट। कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज सेल्स अपॉन कैपिटल। करंट एसेट टर्नओवर रेशियो इज सेल्स अपॉन करंट एसेट। डेटर्स टर्नओवर और क्रेडिटर्स टर्नओवर मैंने अभी तक आपको नहीं कराया। इन्वेंट्री टर्नओवर के पहले मैं आपको वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो की बात कर देता हूँ। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का मतलब है सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। दैट मीन्स अगर हमने कंपनी में 1 रुपये का वर्किंग कैपिटल लगा के रखा है तो कितने रुपये का सेल क्रिएट हो रहा है। रेशियो के फंडामेंटल बेसिक पे जाओ तो बहुत मज़ा आएगी काम करने की। ठीक है। एंड गाइस फाइनली मैंने एक और रेशियो करा आपको, दैट इज नोन एज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। और मैंने आपको एकदम सिंपल से टर्मिनोलॉजी में बता दिया, न्यूमरेटर विल ऑलवेज बी सेल्स एक्सेप्ट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जहाँ पे COGS आ रहा है, और डिनोमिनेटर में वो रेशियो का नाम है। सो इट्स लाइक टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, डिनोमिनेटर टोटल एसेट, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, डिनोमिनेटर फिक्स्ड एसेट, कैपिटल टर्नओवर रेशियो, डिनोमिनेटर कैपिटल, करंट एसेट टर्नओवर रेशियो, डिनोमिनेटर करंट एसेट, working capital turnover ratio, denominator working capital, inventory turnover ratio, denominator average inventory। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से कंटिन्यू करूंगा मैं। बिफोर आई गो हेड एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं मैं आप लोगों को गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। दैट वी हैव द 20% ऑफ स्कीम गोइंग ऑन राइट नाउ। आई होप आपने अभी तक सब्सक्रिप्शन ले लिया हो, और बाई चांस अगर आपने अभी तक सब्सक्रिप्शन ना लिया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अन अकेडमी राइट नाउ, बिकॉज एक 20% का स्कीम चल रहा है और ये 20% का स्कीम आज लास्ट डे इसका 25 से चालू था, 28 आज इसका लास्ट डे है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, 12 बजे तक ये स्कीम रहेगा। यू कैन यूज़ इन माई कोड RM10, वी गेट 20% ऑफ। ठीक है गाइज, मेरे प्लस बैचेस आते रहते हैं, CA इंटर, ग्रुप 1 अकाउंट्स, ग्रुप 2 अकाउंट्स, CA फाइनल, FR, SFM। सो यू कैन जस्ट यूज दिस सब्सक्रिप्शन टू डू लॉट ऑफ कोर्सेस। ठीक है, प्लीज़ डू इट। तो मैं आगे लेके जाता हूँ आपको अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पे। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या था? COGS अपॉन एवरेज स्टॉक। सर न्यूमरेटर में COGS क्यों लिया, सेल्स क्यों नहीं लिया? बेटा COGS इज बेसिकली व्हाट वी कॉल इट एज, इन्वेंट्री का जो फंक्शन होता है वो COGS में होता है। इन्वेंट्री ओपनिंग क्लोजिंग COGS में आता है। COGS इज ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सो दैट इज COGS। अच्छा, अगर क्वेश्चन में COGS ना दिया हो तो आप डेफिनेटली सेल्स लेंगे, आप डेफिनेटली सेल्स लेंगे। बढ़िया, एब्सोल्युटली क्लियर, टू गुड। चलिए, सो गाइज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज COGS अपॉन एवरेज स्टॉक। व्हाट डज इट इंडिकेट? नाउ एग्जांपल यहाँ पे दिया था आपको मैंने कि फॉर एग्जांपल हमारा 8000 का COGS है और 1000 का एवरेज स्टॉक हो रखा है, तो 8 टाइम्स, दैट मीन्स 8 टाइम्स इन अ ईयर माई इन्वेंट्री इज कन्वर्टेड इनटू सेल्स। इन्वेंट्री बना रहे बेच रहे, साल में कितनी बार हो रहा है? 8 बार हो रहा है। अगर इसका आंसर हमें पीरियड में निकालना है तो बस फॉर्मूला को उल्टा कर दो, एवरेज स्टॉक डिवाइड बाय COGS एंड मल्टीप्लाई कर दो इसे 12 से या 52 से या 365 से, तो आपका आंसर आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ पीरियड। दैट मीन्स कितना टाइम लेता है, कितना पीरियड लेता है इन्वेंट्री बिकने में, इन्वेंट्री से सेल कन्वर्ट होने में। ऐसा थोड़ी है कि आज इन्वेंट्री बिक बना दे आज ही बेच दे। हाँ, अभी रोड साइड के हॉकर्स हो रखे हैं उनका तो ऐसे ही होता है ना। फॉर एग्जांपल अगर मैं सैंडविच बनाने जा रहा हूँ तो वो सैंडविच बनाया बिक गया, बट फॉर एग्जांपल अगर मैं जीन्स के शोरूम में जा रहा हूँ तो जिस दिन जीन्स बनेगा उस दिन बिकेगा थोड़ी। जीन्स बनेगा, शोरूम में जाएगा, वहाँ पे डिस्प्ले होगा, लोग देखेंगे, फिर खरीदेंगे। कितना है टर्नओवर? टर्नओवर कैन बी इन टर्म्स ऑफ टाइम्स ऑल्सो, इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ पीरियड ऑल्सो। अगर आप नॉर्मल फॉर्मूला यूज़ करेंगे दैट इज COGS अपॉन एवरेज स्टॉक, तो आंसर आएगा आपको इन टर्म्स ऑफ टाइम्स।
अगर आप फॉर्मूला रिवर्स कर देंगे तो आपको आंसर आएगा इन टर्म्स ऑफ पीरियड, और रिवर्स करके पीरियड में कैलकुलेशन करना है इसका या तो 12 से, या तो 12 से, या तो 52 से, या तो 365 से। अब ये जो क्वेश्चन किया था यहाँ पे मैंने सोल्यूशन रखा था, क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं, तो हमारा सेल्स था 10 लाख, 10 लाख था ना, हाँ। जीपी 20% था तो 2 लाख, COGS आ गया 8 लाख, सो COGS वॉज 8 लाख डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक वॉज 1 लाख, तो अपना आंसर आया था 8 टाइम्स। दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन आई डिड यस्टरडे। इसको ही रिवर्स करके मैं अगर लिखता हूँ 1 लाख डिवाइडेड बाय 8 लाख मल्टीप्लाइड बाय 12 करता हूँ तो आंसर आता है 1.5 मंथ्स। चकास गाइस, एनी डाउट्स ऑन दैट? टू गुड, कैन आई गो अहेड नाउ? इन्वेंट्री पे कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। अब अगर हम इन्वेंट्री की बातें करते हैं ना, तो इन्वेंट्री ये भी पॉसिबल है फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न कि हमारे पास 3 इन्वेंट्री हो ना। इन्वेंट्री कैन बी रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री कैन बी वर्क इन प्रोग्रेस, एंड इन्वेंट्री कैन बी फिनिश गुड्स। तो हमें रॉ मटेरियल टर्नओवर कैसे निकालना है, वर्क इन प्रोग्रेस कैसे निकालना है, फिनिश गुड्स कैसे निकालना है, हाउ डू वी कैलकुलेट रॉ मटेरियल टर्नओवर, वर्क इन प्रोग्रेस टर्नओवर और फिनिश गुड्स टर्नओवर, हाउ डू वी कैलकुलेट दैट? हैव अ लुक हियर। सो ये रहा रॉ मटेरियल टर्नओवर, वर्क इन प्रोग्रेस टर्नओवर, फिनिश गुड्स टर्नओवर। गाइस, अगर मुझे रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशियो निकालना है, so first I am calculating raw material turnover ratio। तो बहुत सिंपल है, डिनोमिनेटर में पहले आप ले लो एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, डिनोमिनेटर में आप पहले ले लो एक लाइन ब्लैंक रख के करूं क्या? सो एवरेज स्टॉक लेना है, और किसका एवरेज स्टॉक लेना? रॉ मटेरियल का। दैट इज ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय 2। बट न्यूमरेटर में क्या रखोगे? फिर न्यूमरेटर में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं आएगा, न्यूमरेटर में आएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, रॉ मटेरियल कंज्यूम। तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। सी न्यूमरेटर ना, अब समझते जाओ धीरे धीरे। जब तक कल सारे फॉर्मूलाज कर रहे थे ना, उसका न्यूमरेटर सब पे कॉमन था, सेल 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 सेल्स। फिक्स्ड असेट किसके लिए काम कर रहे हैं? सेल्स। वर्किंग कैपिटल किसके लिए काम कर रहे हैं? सेल्स। करंट असेट्स किसके लिए काम कर रहे हैं? सेल्स। सब लोग सेल्स के लिए तो काम कर रहे हैं, बट क्या उसका अलग से फंक्शन हो रखा है? तो उसका फंक्शन न्यूमरेटर पे। सो अब इन्वेंट्री टर्नओवर, अगर रॉ मटेरियल इन्वेंट्री टर्नओवर निकालना है तो रॉ मटेरियल का इन्वेंट्री कहाँ पे आता है? सिर्फ रॉ मटेरियल कंज्यूम में आता है, सिर्फ रॉ मटेरियल कंज्यूम में आता है। आंसर आपका टाइम्स में आने वाला है, वो याद रखना। आंसर इज इक्वल टू टाइम्स लिखना। आई होप आप नोट्स बना रहे हो साथ में। सो अगर मैं कहता हूँ कि रॉ मटेरियल कंज्यूम कैलकुलेट करना है, RMC बोलते हैं, तो इट इज़ फॉर्मूला रॉ मटेरियल कंज्यूम का ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। Opening stock of raw material plus purchase of raw material minus closing stock of raw material, that is raw material consumed. Are you understanding that? Surely. Too good. Classic. Wonderful. ये हमें क्या बताता है कि भाई रॉ मटेरियल आने के बाद प्रोसेस में जाने में कितना टाइम लग जाता है। नाउ फॉर एग्जांपल, अगर इसी फॉर्मूला को रिवर्स करके 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो पीरियड आ जाएगा। लेट्स से हमारा इसका रिवर्सल बोल रहा हूँ मैं, इस फॉर्मूला को अगर मैं रिवर्स करके काम करूँ तो एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हमारा 20,000 है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हमारा 2 लाख है, और फिर इसको मैं 12 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 20,000 डिवाइडेड बाई 2 लाख मल्टीप्लाइड बाई 12, आंसर आ रहा है मेरा 1.2 मंथ्स। दैट मीन्स रॉ मटेरियल आने से प्रोसेस वर्क इन प्रोग्रेस बनने में 1.2 मंथ्स लग जाता है। मटेरियल खरीद लिया, गोडाउन गया, रखा है, प्रोडक्शन चालू किया, यूज़ किया,
तो आने से यूज होने में कितना टाइम लग रहा है, दैट इज रॉ मटेरियल टर्नओवर. आंसर कैन बी इन टर्म्स ऑफ टाइम और आंसर कैन बी इन टर्म्स ऑफ पीरियड. पीरियड निकालना है तो फॉर्मूला रिवर्स करके 1252 365 से मल्टीप्लाई कर सकते हो. वैसे ही अगर रॉ मटेरियल टर्नओवर नहीं, वर्क इन प्रोग्रेस टर्नओवर रेशियो निकालना है कि वर्क इन प्रोग्रेस से फिनिश गुड जाने में कितना टाइम लगता है, तो फॉर्मूला होना चाहिए डिनोमिनेटर पे. पहले डिनोमिनेटर बनाया करो. आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू कि माई स्टूडेंट्स विल ऑलवेज मेक द डिनोमिनेटर फर्स्ट इज एवरेज स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस. और डिनोमिनेटर पे क्या बनेगा, एवरेज स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस. न्यूमरेटर पे क्या बनेगा, फैक्ट्री कॉस्ट. यहाँ पे रॉ मटेरियल कंज्यूम नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा फैक्ट्री कॉस्ट. अब एग्जैक्टली क्लियर विद दिस. एंड डेफिनेटली मेरा आंसर किस में आ जाएगा, टाइम्स में. सर फैक्ट्री कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, फैक्ट्री कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आपको पता चलना चाहिए कॉस्टिंग में थोड़ा बहुत. यू नो, रॉ मटेरियल कंज्यूम, फिर प्राइम कॉस्ट, फिर सारे फैक्ट्री ओवरहेड्स ले लिए तो फैक्ट्री कॉस्ट मिल जाएगा. सो वर्क इन प्रोग्रेस बनते बनते सारे फैक्ट्री के खर्चे भी हो जाते, तो फैक्ट्री कॉस्ट डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस. एंड थर्ड वन वैसे ही अगर हम लोग को बोला जाए कि फिनिश गुड्स टर्नओवर निकालना है, तो हाउ डू वी कैलकुलेट फिनिश गुड्स टर्नओवर. तो फिनिश गुड्स टर्नओवर इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दैट इज COGS, जो ऊपर वाला फॉर्मूला था वही, अपॉन एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. अपॉन एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. आंसर फिर से टाइम्स में आएगा. 99.99% ऑफ टाइम्स ये लोग है ना, ये पूछेंगे नहीं एग्जामिनेशन में, बट एक बार ये सब याद रहना चाहिए आपको कि हाउ डू वी कैलकुलेट रॉ मटेरियल टर्नओवर, हाउ डू वी कैलकुलेट वर्क इन प्रोग्रेस टर्नओवर, हाउ डू वी कैलकुलेट फिनिश गुड्स टर्नओवर. आपको सब याद रहना चाहिए. आर वी क्लियर, पक्का, जकास, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस वेरी वेल, टू गुड. चलिए, सो ये कंप्लीट होता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो. अब जाते हैं हम लोग मेन रेशियो नंबर 7 लिखेंगे आप. सो दिस वाज माय रेशियो नंबर 6, दैट इज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, एंड आई विल गो टू रेशियो नंबर 7. रेशियो नंबर 6 वाज इन्वेंट्री टर्नओवर, और रेशियो नंबर 7 पे जाएंगे, दैट इज डेटर्स टर्नओवर रेशियो. डेटर्स टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला, और उसके बाद इसका इंटरप्रिटेशन. मेरे को ये फॉर्मूला बहुत, फॉर्मूला नहीं, मेरे को ये रेशियो बहुत अच्छा लगता है, इसका इंटरप्रिटेशन बहुत अच्छा लगता है. सो व्हाट इज डेटर्स टर्नओवर गाइस. डेटर्स टर्नओवर रेशियो इज फॉर्मूला फर्स्ट, डिनोमिनेटर एज यूजुअल, पहले ऑलवेज डिनोमिनेटर बनाओ, फिर न्यूमरेटर बनाओ. स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही है, सिलेक्ट कर लो सर, कर लेता हूँ, रुक जाओ. इज एवरेज डेटा प्लस एवरेज बिल्स रिसीवेबल. हाउ डू वी कैलकुलेट एवरेज डेटा, ओपनिंग डेटा प्लस क्लोजिंग डेटा डिवाइड बाई 2. How do we calculate average bills receivable, opening bills receivable divide by opening bills receivable plus closing bills receivable divide by 2. Opening plus closing divide by 2, opening plus closing divide by 2. So we get average data plus average bills receivable. Perfect है. और न्यूमरेटर पे हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सेल्स नहीं लिखेंगे, डेटर्स. डेटर्स का फंक्शन क्या होता है, डेटर्स किससे क्रिएट होता है, डेटर्स क्रिएट होते हैं नेट क्रेडिट सेल से, और आंसर आएगा आपका इन टर्म्स ऑफ टाइम्स. नाउ व्हाट डज दिस इंडिकेट, व्हाट डज दिस इंडिकेट, सुनो आराम से. अगर मैं कहता हूं कि मेरे 3 लाख रुपए के सेल्स है, और अगर मैं तुम्हें कहता हूं कि डेटर और बिल्स रिसीवेबल एवरेज, सी एवरेज डेटा प्लस एवरेज बिल्स रिसीवेबल इसीलिए लिख रहा हूं, तो आप डेटा प्लस बिल्स रिसीवेबल डिवाइड बाई 2 मत करना, ओपनिंग डेटा क्लोजिंग डेटा डिवाइड बाई 2, या ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल डिवाइड बाई 2, और फिर उन दोनों को ऐड करना. अगर क्लोजिंग नहीं है तो
तो सॉरी क्लोजिंग नहीं, अगर ओपनिंग नहीं है तो फिर क्लोजिंग ही ले लेना, क्लोजिंग डेटा क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल, तो फिर एवरेज लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ क्लोजिंग पे काम करोगे। पक्का? बट डेटा प्लस बिल्स रिसीवेबल डिवाइड बाय टू नहीं करना। इट शुड बी ओपनिंग डेटा क्लोजिंग डेटा डिवाइड बाय टू, ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल डिवाइड बाय टू। फैंटास्टिक, एकदम क्लियर, जकास, टू गुड। आगे बढ़ू। So net credit sales upon average data plus average bills receivable. So now I'm saying my net credit sales are 3 lakh. Average data and average bills receivable is 30,000. 3 lakh divided by 30,000. Answer comes to 10 times. What do you mean by 10 times? It means that 10 times in a year, my data are converted into cash. साल में 10 बार मैं अपने डेटर से पैसा लेता हूं। मैंने बेचा, पैसे लिए, बेचा, पैसे लिए, बेचा, पैसे लिए। साल में कितनी बार किया? 10 बार। आज नॉर्मल लाइव क्लास ले रहा था मैं, एंड समबडी आस्क्ड सर ये इनका फाइनेंस में क्या इंपॉर्टेंस है? फाइनेंस में बहुत सिंपल सा इंपॉर्टेंस है इसका। जितना जल्दी हम अपने डेटर्स को कैश में कन्वर्ट करेंगे, उतना जल्दी वो पैसा वापस बिजनेस में डाल के और ग्रो करेगा, बिजनेस में डाल के और ग्रो करेगा। वी शुड ट्राई टू इम्प्रूव दिस रेशियो। 10 टाइम्स की जगह पे 12 टाइम्स हो जाए तो इट्स लाइक सेल कलेक्टेड, सेल कलेक्टेड, सेल कलेक्टेड। दैट इज वाई वर्ल्ड्स बेस्ट बिजनेस, दुनिया के सबसे अच्छे बिजनेस कौन से हो रखे हैं? यू नो आर ऑल हॉकर्स, रोड वेंडर्स, जो रास्ते पे चाय का कटिंग बेचते, जो सैंडविचेस बेचते, कितना अच्छा बिजनेस है, बिकॉज उनका टर्नओवर रेशियो 365 टाइम्स होता है। एवरी डे दे क्रिएट एंड दे सेल इट, एवरी डे दे क्रिएट एंड दे सेल इट। व्हाई दिस डोमिनोज, पिज्जा हट्स आर सो प्रॉफिटेबल इन द वर्ल्ड? कैश बिजनेस, बेचो पैसा, बेचो पैसा, बेचो पैसा। और जितनी बार बेच के पैसा आता है तो प्रॉफिट के साथ आ रहा है ना, तो बिजनेस ग्रो करता है, बिकॉज देन हायर अमाउंट ऑफ मनी इज इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस। चाय वाले ने 5 रुपए से चाय बनाई, 6 में बेच दी, वापस बिजनेस में 6 चला गया। और जितना ज्यादा टर्नओवर होता है उतना ज्यादा ग्रो होता जाता है। सो दिस बिजनेस इज, फूड बिजनेसेस ग्रो वेरी फास्ट। क्लासिक, टू गुड। अच्छा सर, अगर हमें टाइम्स में नहीं चाहिए, अगर इसका आंसर पीरियड में चाहिए, तो सेम करो। अगर आपको इसका आंसर पीरियड में चाहिए तो यू विल हैव टू डू द सेम थिंग। पीरियड में अगर आंसर निकालना है तो रिवर्स द फॉर्मूला। व्हाट विल बी द फॉर्मूला? माय फॉर्मूला विल बी एवरेज डेटा प्लस एवरेज बिल्स रिसीवेबल डिवाइडेड बाय नेट क्रेडिट सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 12 और 52 और 365। सो फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने आपको जो एग्जाम्पल दिया था, लेट्स से मेरा नेट क्रेडिट सेल्स 3 लाख था और डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल 30,000 थे, तो 30,000 डिवाइडेड बाई 3 लाख मल्टीप्लाइड बाई 12 किया तो आंसर आ गया 1.2 मंथ्स। 1.2 मंथ्स, दैट मीन्स आई कन्वर्ट माई डेटर्स इनटू कैश आफ्टर एवरी 1.2 मंथ्स। किससे कंपेयर करना चाहिए इसको? किसी दूसरे कंपनी से कंपेयर करना चाहिए जो अपनी फील्ड में, ऑफकोर्स। इसको हमारे क्रेडिट पीरियड से कंपेयर करो कि हम लोग अपने डेटर्स को कितना पीरियड देते हैं। अगर हम अपने डेटर्स को 1 महीने का क्रेडिट पीरियड दे रहे हो और ये आंसर आ रहा है 1.2 मंथ्स, दैट मीन्स वी आर परफॉर्मिंग बैड। हमने डेटर्स को कहा था कि भाई हम आपको गुड्स बेच रहे हैं और हम आपको गुड्स बेच रहे हैं 1 महीने के क्रेडिट पे, पर पैसा तो 1.2 मंथ्स के बाद आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं डिले है। एंड दिस डिले इज नॉट गुड, यू आर लूजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यू आर लूजिंग इंटरेस्ट। दैट इज डेटर्स टर्नओवर रेशियो। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? फॉर्मूला बनाओ, डेटर्स टर्नओवर रेशियो। डिनोमिनेटर पे सर एवरेज डेटा प्लस एवरेज बिल्स रिसीवेबल, न्यूमरेटर पे उसका फंक्शन, न्यूमरेटर पे उसका फंक्शन। व्हाट इज अ फंक्शन? फंक्शन इज नेट क्रेडिट सेल्स। जकास, क्लियर, टू गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। हैव अ लुक एट द फॉर्मूला। डेटर्स टर्नओवर रेशियो, नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटा प्लस एवरेज बिल्स रिसीवेबल टाइम्स ए जाना है, तो एवरेज डेटा प्लस एवरेज बिल्स रिसीवेबल डिवाइड बाय नेट क्रेडिट सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 365 और 12 और 52 भी डाल सकते हो। 52 करोगे तो आंसर वीक्स में आएगा, 12 करोगे तो आंसर मंथ्स में आएगा, 365 करोगे तो आंसर डेज में आएगा। What does it interpret? The average collection period measures the number of days it takes to collect the receivable. So नीचे आप interpretation लिख सकते हो। नोट्स आप भी बना रहे हो, अच्छे नोट्स बनाओ। Interpretation. What is the interpretation? It interprets
it interprets the period after which datas are converted into cash. It interprets the period after which datas are converted into cash. Every entity should try and reduce the period of data's turnover. Every company should try to improve this ratio, and improve this ratio means what? Increase the number of times or decrease the period. So every company should try and reduce the period. लिखा है, try to reduce the number of times नहीं, try to reduce the period. अगर टाइम्स से कंपेयर करोगे तो टाइम्स बढ़ने चाहिए. अगर हम कहते हैं कि साल में 12 बार डेटर को कैश में कन्वर्ट करते तो 13 बार करो, 14 बार करो. ट्राई टू कन्वर्ट देम मोर फास्टर. दैट्स हाउ वी वर्क. क्लियर? टू गुड. चकास. Question number 9. Have a look at this question and solve it with me, please. So this is my question number 9. First one. Calculate the data's turnover ratio from the following information. First one, total sales are 1 lakh. Cash sales is 20,000. So guys, सबसे पहले मैं क्रेडिट सेल्स ढूंढता हूँ. And credit sales will be total sales minus cash sales. So total sales are 1 lakh minus cash sales is 20,000. So we have a credit sale of 80,000. Next, datas on 1/1/2014 10,000, datas on 31st December 2014 20,000. ओपनिंग क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल ओपनिंग एंड क्लोजिंग दिया हुआ है और उन्होंने कैलकुलेट करने को कहा डेटास टर्नओवर रेशियो. So guys, average data is opening 10, closing 20, divided by 2 is 15. Guys, I will calculate average bills receivable. Opening 10, closing 25, divide by 2. Opening 10, closing 25, divided by 2. So 10,000, 25,000 divided by 2 is 17,500. So now I have got credit sales, I have got average data, I have got average bills receivable. So data's turnover ratio. So what will be my data's turnover ratio? Will be net credit sales, net credit sales upon average data plus average bills receivable. So how much is net credit sales? 80,000 upon average data plus average bills receivable is 15,000 plus 17,500 is equal to 80,000 divided by 32,500. Answer is 2.46 times. साल में सिर्फ 2.46 टाइम्स हम अपने डेटर को कैश में कन्वर्ट करें. सिर्फ 2 बार. बेचो पैसा लो, दो बेचो पैसा लो एंड 0.46. बट यू कैन नॉट से दिस रेशियो इज बैड. यू नो, डिपेंड्स अपॉन इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री. इसका कोई स्टैंडर्ड रेशियो नहीं हो रखा है कि कौन सा रेशियो अच्छा है कौन सा रेशियो बुरा है. वो हम नहीं बोल सकते. सर क्यों नहीं बोल सकते? सिंपल है, क्यों नहीं बोल सकते? बिकॉज हर एक इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड अलग होता है. अब फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात कर लो. सो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात करेंगे तो 2.46 टाइम्स तो बहुत अच्छा है. साल में 2 बार बिल्डिंग बना के बेच दिया भाई, ये तो खतरनाक रेशियो हो जाएगा. इसका कंपैरिजन करने के लिए कि ये अच्छा है कि बुरा है, इसका कंपैरिजन करने के लिए यू विल हैव टू गो टू सम कंपनी विच इज़ इनटू द सेम बिजनेस और यू नीड टू मैच योर और कंपेयर इट विथ योर क्रेडिट स्टैंडर्ड कि आपने कितना क्रेडिट पीरियड लोगों को दिया है तो वो लोग पैसा दे रहे कि नहीं उस पीरियड पे.
अगर हमारा स्टैंडर्ड क्रेडिट पीरियड 3 मंथ्स हो रखा है, फिर डेटर्स टर्नओवर रेशियो निकालो, अगर वो 3 मंथ से ज़्यादा है तो इट्स बैड। हम कलेक्शन नहीं कर रहे बरोबर से, कलेक्शन डिपार्टमेंट की बैंड बजानी पड़ेगी गाइज। और इसी रेशियो को हम पीरियड में भी तो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पीरियड में निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एवरेज डेटा प्लस एवरेज बिल्स रिसीवेबल डिवाइडेड बाय नेट क्रेडिट सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 12 कर रहा हूँ, सो इट इज़ 15,000 प्लस 17,500 डिवाइडेड बाय 80,000 मल्टीप्लाइड बाई 12। आंसर पीरियड में आएगा 15,000 प्लस 17,500 32,500 डिवाइड बाई 80,000 मल्टीप्लाइड बाई 12। आई एम गेटिंग एन आंसर ऑफ 4.875 मंथ्स। आफ्टर एवरी 4.875 मंथ्स हमें डेटर से पैसा मिल रहा है, एंड दैट 4.875 मंथ्स इज नथिंग बट एक्चुअली 2.46 टाइम्स। एक साल में 12 महीने होते हैं, तो अगर आप 12 को डिवाइड बाई 4.875 करोगे तो आपका आंसर 2.46 ही आएगा। खाली डिफरेंस ये है कि ऊपर का आंसर टाइम्स में आ रहा है, नीचे का आंसर पीरियड में आ रहा है। एग्जामिनेशन में अगर पीरियड पूछा तो फॉर्मूला रिवर्स करके 12 से मल्टीप्लाई करना, नॉर्मल डेटर्स टर्नओवर रेशियो पूछा तो ऊपर वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। क्लासिक, चकास, पक्का, टू गुड। चलो लास्ट रेशियो इस कैटेगरी में, रेशियो नंबर 8, जहाँ पे हमारे टर्नओवर रेशियोज कंप्लीट होता है, and that is known as creditors turnover ratio। creditors turnover ratio। ठीक है, सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। चलो फॉर्मूला बनाना सीखो। आप बोलो डिनोमिनेटर पे क्या रखें। सर एवरेज क्रेडिटर प्लस एवरेज बिल्स पेएबल। और न्यूमरेटर पे क्या रखेंगे, क्रेडिटर क्रेडिटर क्रेडिटर। क्रेडिटर से क्या करते हो, परचेज। सो न्यूमरेटर पे आना चाहिए नेट क्रेडिट परचेज। नेट क्रेडिट परचेज, नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज क्रेडिटर प्लस एवरेज बिल्स रिसीवेबल। आंसर फिर से क्या आ जाएगा, इन टर्म्स ऑफ टाइम्स। व्हाट डज इट इंडिकेट, व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस रेशियो। इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस रेशियो, इट interprets number of times creditor is paid off, साल में कितनी बार हम अपने क्रेडिटर्स को पे करते हैं। अगर आंसर पीरियड में निकालना है तो क्या करोगे, सर अगर आंसर पीरियड में निकालना है तो फॉर्मूला रिवर्स करेंगे, एवरेज क्रेडिटर प्लस एवरेज बिल्स पेएबल डिवाइडेड बाय नेट क्रेडिट परचेज। मल्टीप्लाई कर दो इसे 12 से, 52 से या 365 से, तो आंसर आएगा इन टर्म्स ऑफ पीरियड। आंसर आया टाइम्स, आंसर आया इन टर्म्स ऑफ पीरियड। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस नाउ। चकास, क्लियर, पक्का, टू गुड। सो गाइस, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज क्रेडिटर्स प्लस एवरेज बिल्स रिसीवेबल। आंसर टाइम्स में आएगा, पीरियड में कैलकुलेट करना है रिवर्स। सो आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स वी पे आवर क्रेडिटर्स, and what is the standard, again they cannot be standard, it depends upon industry to industry, it depends upon company to company। are you understanding it। मेरे को एक बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल याद है, मैं जब कॉलेज में था ना तभी मैंने ये थोड़ा रिसर्च वर्क किया था। सो फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ कंपनी नोन एज रिलायंस, एंड देयर इज अ कंपनी नोन एज टाटा। टाटा का क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो 3 मंथ्स था और रिलायंस का क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो 7 मंथ्स था।
सो दैट मीन्स टाटा पेज द क्रेडिटर आफ्टर 3 months, रिलायंस पेज द क्रेडिटर आफ्टर 7 months. कौन सा कंपनी अच्छा हुआ? यू विल हैव ऑलवेज हैव टू सेट ऑफ आंसर्स फ्रॉम यू गाइज, यू नो. कोई कहेगा सर टाटा अच्छा, देखा अपने क्रेडिटर्स को 3 महीने में पे कर देता है. कोई कहेगा रिलायंस अच्छा है सर, 7 महीने के बाद पे कर रहा है. दैट मीन्स सर अच्छा ना, जितना लेट पे कर रहा है उतना अच्छा है ना. इट रियली डिपेंड्स अपॉन हाउ यू एनालाइज, यू नो. किसी ने जाके टाटास को पूछा था सर आपका क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो 3 months है. उन्होंने कहा हाँ इट्स 3 months, हम अपने क्रेडिटर्स को 3 months में पे कर देते हैं. एंड नॉट नॉट ओनली दैट, हम अपने क्रेडिटर्स को कहते हैं कि आपको ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं, हम आपका पैसा आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर देंगे, 3 महीने में हो जाएगा ये. एंड दे डू इट. क्रेडिटर से वाउच किया गया कि भाई क्या आपको पैसा मिल जाता है 3 months के बाद? दे सेड इट यस. फिर रिलायंस को जाके पूछा सर आपका क्रेडिटर्स टर्नओवर 7 months, टाटा 3 महीने में पे करता है, आप 7 months में पे करते हो. तो उन्होंने कहा जाके हमारे क्रेडिटर्स को पूछ लो एक बार कि आर दे हैप्पी. एंड एवरी क्रेडिटर ऑफ रिलायंस दे सेड या वी आर वेरी हैप्पी, 6 months 7 months इट्स ओके. वाई वुड क्रेडिटर बी हैप्पी टू रिसीव मनी आफ्टर 7 months? बिकॉज अगर रिलायंस से ऑर्डर आता तो कोई छोटा बड़ा ऑर्डर नहीं आता. इट्स अ ह्यूज ऑर्डर, पीपल आर वेरी हैप्पी. पार्टी होती है उस दिन घर पे कि रिलायंस से ऑर्डर आ गया. फॉर एग्जाम्पल लाइक रिलायंस डिसाइड्स कि एक दिन हम अपने एम्प्लॉयज़ को फ़ोन दे देंगे, तो कितने सारे एम्प्लॉयज़ होगा, वो फ़ोन जो कंपनी सप्लाई कर रहा होगा उनको तो कितना मज़ा आ रहा होगा, है ना. सो गाइस इट डिपेंड्स अपॉन हाउ वी एनालाइज. और अच्छा ये सभी जो बात करता हूँ ना मैं, रिलायंस 7 months एंड टाटा 3 months, दे आर जस्ट माई एग्जाम्पल्स. ओके, तो इसको लिटरली नहीं ले लेना. या बट प्रैक्टिकल लाइफ में आप डेफिनेटली रिलायंस के बैलेंस शीट से जाके क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो निकाल सकते हो और टाटा का क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो निकाल सकते हो. ये सिर्फ मैं कंपैरिजन करने के लिए आपको एग्जांपल्स देता हूँ. जकास एकदम पक्का. टू गुड. चलो देखते हैं क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो पे कोई क्वेश्चन है कि नहीं. सो दिस वाज डेटर्स टर्नओवर रेशियो. क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो पे कोई क्वेश्चन नहीं डाल के रखा है बिकॉज इट इज़ वेरी सिमिलर टू डेटर्स टर्नओवर रेशियो. फॉर्मूला तो सेम ही था. क्लियर. टू गुड. चलिए अब एक क्विक फायर समरी हो जाए सारे टर्नओवर रेशियोज की, बिकॉज वी आर डन विथ समथिंग विच इज़ द टर्नओवर रेशियोज और फॉर्मूलाज आपके बढ़ते जा रहे हैं. तो गाइस समरी फॉर, वी कॉल इट एज टर्न over ratios or we call it as performance ratios or we call it as efficiency ratios or we call it as activity ratios. So first one, सबसे पहले total asset turnover. What's a formula for total asset turnover? Sales upon total assets. Fixed asset turnover. What's a formula for fixed asset turnover? Sales upon fixed assets. Current asset turnover. What's a formula for current asset turnover? Sales upon current assets. Working capital turnover ratio. What's a formula for working capital turnover ratio? Sales upon working capital. Capital turnover ratio. What's a formula for capital turnover ratio? Sales upon capital. Next one, inventory turnover ratio. What's a formula for inventory turnover ratio? COGS upon average stock. जिस जो नाम है वो उसे डिनोमिनेटर पे डालते जाओ. फिक्स्ड एसेट टर्नओवर, फिक्स्ड एसेट डिनोमिनेटर पे. टोटल एसेट टर्नओवर, टोटल एसेट डिनोमिनेटर पे. इन्वेंट्री, इन्वेंट्री डिनोमिनेटर पे. एवरेज इन्वेंट्री न्यूमरेटर पे COGS. नेक्स्ट वन, डेटर्स टर्नओवर रेशियो. फॉर्मूला फॉर डेटर्स टर्नओवर रेशियो. डिनोमिनेटर पे डेटर्स, न्यूमरेटर पे नेट क्रेडिट सेल्स. क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, डिनोमिनेटर पे क्रेडिटर्स, न्यूमरेटर पे नेट क्रेडिट परचेज. अच्छा ये तीनों ही फॉर्मूला अगर आप रिवर्स कर दो, पीरियड कैलकुलेट करना हो तो फॉर्मूला रिवर्स करके 12 से मल्टीप्लाई और 52 से मल्टीप्लाई और 365 से मल्टीप्लाई. अभी क्लियर? पक्का. जकास. टू गुड. चलिए ये हो गए हमारे एक्टिविटी रेशियोज भी. अब हम लोग चले जाएंगे लास्ट सेट ऑफ रेशियोज. गाइस एक आध लेक्चर और आपके रेशियो के फॉर्मूलाज खत्म हो जाएंगे और उसके बाद हम टिपिकल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस चालू कर देंगे. और वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस. बढ़िया.
हाँ बट रेशियोज है थोड़े. सो लास्ट सेट ऑफ रेशियोज पे जाएंगे. आई एम गोइंग इनटू द लास्ट सेट ऑफ रेशियोज, दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज. प्रॉफिटेबिलिटी सेल्स के बेसिस में, प्रॉफिटेबिलिटी इन्वेस्टमेंट के बेसिस में, प्रॉफिटेबिलिटी ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, और प्रॉफिटेबिलिटी मार्केट इन्फॉर्मेशन से. 4 वे से प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज आएगी. अगर आप अपने टेक्स्ट बुक के फर्स्ट पेज पे भी जाएंगे ना, तो वहाँ पे मैंने एक मास्टर चार्ट भी बना के रखा था. सो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो सेल्स के कनेक्शन में, प्रॉफिटेबिलिटी इन्वेस्टमेंट के कनेक्शन में, प्रॉफिटेबिलिटी ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और प्रॉफिटेबिलिटी मार्केट और वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है. So guys, profitability ratios, these are my D part. I'll go to D part and start with profitability ratios. सेल्स के टर्मिनोलॉजी से प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है. सो आई विल से डी. डी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज. प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज अंडरलाइन कर देना या हाईलाइट कर देना. ये सारे नोट्स आई होप आप बना रहे हो. आई डोंट नो, थोड़ा सा हैंग हो गया लगता है. I'll just open the file again guys. Ratio analysis. Welcome back. Thank you for welcoming us back. So just go to profitability ratios. फाइल ऐसे लिखते लिखते बहुत लोड हो गई है ना. उप्स, सेव ही नहीं हुआ, बट चलेगा. ठीक है, मैं बाद में से कंप्लीट कर दूंगा आपके लिए. तो वील कंटिन्यू एंड वील से डी पार्ट में क्या कर रहे हैं हम लोग, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज. अब हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज की अगर बात कर रहे थे, तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज को कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे. प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज को वी विल डिवाइड देम इनटू 4 सब पार्ट्स. So it can be further subclassified. It can be further subclassified into 1. Profitability based on sales. Based on sales. Second one, 2. Profitability based on investments. Third one is profitability from owner's point of view. And guys, fourth one is profitability from market point of view or market information, market point of view. 4 सब क्लासिफिकेशंस इसके. सो गाइज, फर्स्ट वन, एंड प्लीज कंटिन्यू कीजिए मेरे साथ लिखना. सो विल से D1 प्रॉफिटेबिलिटी फ्रॉम सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू. फ्रॉम सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू मतलब इन टर्म यहाँ पे हम लोग ये इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई सेल्स के प्रपोर्शन में हमारी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है. तो यहाँ पे तो बहुत बच्चों जैसे फॉर्मूलाज हैं हमारे पास. प्रॉफिटेबिलिटी फ्रॉम सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू, इसे बंद कर देता हूँ. ठीक है, और 20 मिनट है हमारे पास इस लेक्चर के लिए. सो गाइज, प्रॉफिटेबिलिटी फ्रॉम सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू मेरे पास 4 रेशियो है. फर्स्ट वन इज GP रेशियो, सेकंड वन इज NP रेशियो, थर्ड वन इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो,
एंड फोर्थ वन इज एक्सपेंस रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी की मेजर करनी है। सो प्रॉफिटेबिलिटी की अगर मेजर करनी है, सो आई विल से 1 GP रेशियो, आई विल से 2 NP रेशियो, दैट इज नेट प्रॉफिट रेशियो, आई विल से 3 that is operating profit ratio, operating profit ratio, that is 3, and guys fourth one is expense ratio। ठीक है, अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो या एक्सपेंस रेशियो निकाल रहे हैं तो एक्सपेंस में वी कैन इवन कैलकुलेट समथिंग विच इज नोन एज ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो, इट्स काइंड ऑफ एन एक्सपेंस रेशियो। ठीक है, I'm not restricting myself to what is just given in your textbooks. First one, सबसे पहला रेशियो D.1 में is GP रेशियो, GP अपॉन सेल्स इन 200, आंसर आना चाहिए परसेंटेज में। गाइस इंटरप्रिटेशन, कंटेंट्स देने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए आपको। आपको पता है GP क्या है, दैट इज़ ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स, सेल्स होता ही है PNL से मिल जाता है, इन 200। इट refers to percentage of GP that company earns, full stop. There are no standard ratios, there are no standard ratios, guys. You cannot have a standard GP ratio, you cannot. GP ratio can be different for different people, different for different industry. In fact, अगर आपको comparison भी करना है, you should be very careful comparing. You cannot compare GP ratio of two companies which are not similar. Now, you know, शॉपर स्टॉप सुना है आपने? काइंड ऑफ अ मॉल है जहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हो, एक स्टोर हो रखा है। ज़ारा सुना होगा आपने, चलो शॉपर स्टॉप छोड़ दो, आजकल मॉडर्न लोगों के नाम यू नो के फेस पे ज़ारा बहुत है। तो हैव यू गॉन एंड शॉप्ड एट ज़ारा? ज़ारा एक शॉप है। फिर हमारे मुंबई में रोड शॉपिंग बहुत फेमस है, एंड दैट इज़ एट बांद्रा, बांद्रा लिंक रोड पे। यू कैन नॉट कंपेयर बांद्रा लिंक रोड का GP रेशियो विथ ज़ारा का GP रेशियो, कैन नॉट। यार बांद्रा लिंक रोड पे जाते हैं ना, सबसे पहले क्या पूछेंगे पता है उसको, कितने का दिया? अनिल से 1000, 100 में दे रहा है क्या? सबसे पहले डिस्काउंट पूछोगे, सबसे पहले डिस्काउंट। डिस्काउंट पूछना तो अपने खून में है, बट अपना खून ना बदल जाता है जब ज़ारा में जाते हैं। तो ज़ारा में तो इतना सोफिस्टिकेशन, डिस्काउंट ही नहीं पूछेंगे। हाउ मच इज दिस फॉर? 3000, ओके गुड। कैन यू कंपेयर अ GP रेशियो ऑफ बांद्रा लिंक रोड विद ज़ारा? नो, यू कैन नॉट। कैसे कंपेयर करोगे? दोनों अलग अलग चीज़ें हो रखी है। बांद्रा लिंक रोड पे भाई एक दो बार प्राइस पूछ लिया और फिर खरीदा नहीं तो वो बोलेगा भाई चलो ना, नहीं खरीदना है तो आगे जाओ। ज़ारा में उसको बोलेंगे भाई ये नहीं है वो नहीं है, तो हिल बी स्माइलिंग, हिल बी रेडी टू हेल्प। यू नो, एक बहुत ही पर्सनल एग्जाम्पल देता हूँ। आई होप माई वाइफ डज नॉट लिसन टू दिस काइंड ऑफ एग्जाम्पल्स। लेके जाती है मेरे को शॉपिंग करने, यार मैं तो एक खड़ा रहता हूँ बाहर पे, एक टॉप ट्राई किया अच्छा नहीं लगा, दूसरा टॉप ट्राई किया अच्छा नहीं लगा, जीन्स ट्राई किया अच्छा नहीं लगा। एक दिन तो उसने भाई मैडम ने 10-12 चीज़ें ट्राई कर ली, फिर वो शॉप वाले को बोलती है, ज़ारा वाले को, यू डोंट हैव स्टॉक ओनली। तो ज़ारा वाला उसके बाद भी स्माइल करके मैडम को बोलता है, मैडम डोंट वरी, नेक्स्ट मंडे नया स्टॉक आने वाला। मैं उसको इतने गुस्से से देख रहा हूँ, मतलब पागल हो गया क्या? तू एक्सपेक्ट करता है कि मैं नेक्स्ट मंडे भी तेरे पास आऊँ? यार कोई भी एक्सपेक्टेशन, गॉट दैट? So you cannot compare a GP ratio. You have to be very clear about comparing GP ratio. Yes, ये एक चीज होना चाहिए कि you should always try to increase the GP ratio. You should try to increase your profitability of the company, but not at the cost of, you know, cheating people, not at the cost of compromising the quality. No, because quality also matters today in the world. People will come back to you again and again if you give them good quality. Otherwise, they will not. Got this? So it refers to percentage of a GP that company earns. There are no standard ratios, or there is no standard GP ratio. There are नहीं, R गलत लिखा है मैंने। There is no standard GP ratio
और आंसर परसेंटेज में निकालना। अब देखो करंट रेशियो अगर आपको याद हो तो, सो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या रखा था मैंने, करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। आंसर कैसे आना चाहिए था, इज टू डैश इज टू वन, करंट रेशियो शुड बी इज टू वन फॉर्मेट, बट जीपी रेशियो इज टू वन के फॉर्मेट में नहीं आना चाहिए, जीपी रेशियो आना चाहिए परसेंटेज में। परफेक्ट है, टू गुड। So interpretation, it refers to percentage of GP that company earns. There is no standard GP ratio. Full stop. आगे बढ़े. So GP ratio, gross margin depends upon the relationship between sales, volume and cost and so on. First one, RM has recorded sales of 10 lakhs and cost of goods sold of 8 lakhs. Calculate the GP ratio from the information given below. कितना simple सा question पूछ रहे हैं ये लोग. So question number 10, GP ratio निकालना है. सेल्स इन्होंने दिया है मुझे 10 lakhs माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड उन्होंने मुझे दिया है 8 lakhs. सो 10 lakhs माइनस 8 lakhs, आंसर आ गया 2 lakhs एंड दिस 2 lakhs इज जीपी. जीपी रेशियो इज इक्वल टू जीपी अपॉन सेल्स इनटू 100. हाउ मच इज जीपी? जीपी इज 2 lakh. How much is sales? Sales is 10 lakhs multiplied by 100 is equal to 20%. GP ratio is 20%. Simple. Good, bad, I don't know. It should be compared with a similar company. It should be compared with industrial standard. That's how we calculate GP ratio. Chakas? Too good. चलो आगे बढ़ते हैं. Second, NP ratio. What is NP ratio? एनपी रेशियो का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100. सर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाले कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाले? गाइस एनीथिंग इज ओके. अगर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाल रहे हो तो फॉर्मूला लिख दो, एनपी रेशियो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट आफ्टर सेल्स अपॉन नेट सेल्स इनटू 100. नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल रहे हो तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स अपॉन नेट सेल्स इनटू 100. इट्स एन एनपी रेशियो. सो फर्स्ट वन वी हैव अ जीपी रेशियो, सेकंड वन वी हैव एन एनपी रेशियो. NP रेशियो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स अपॉन नेट सेल्स इन 200, आफ्टर टैक्स भी ले सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट वन, थर्ड, GP रेशियो NP रेशियो के बाद आ रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो. ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो. नाउ ये क्या है सर? ये तो हमने कभी भी नहीं सुना. अच्छा गाइस, आप अकाउंट्स सुनते हो ना, इसीलिए आप फाइनेंस नहीं सुनते हो. तो अकाउंट्स में हम क्या GP और NP जानते हैं गाइस? सेल्स माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस COGS करेंगे तो GP मिलेगा, और GP में से सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलेगा. फिर हम नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड कर दें, नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड कर दे और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस कर दे तो हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिलता है. ये है ऑपरेटिंग प्रॉफिट. ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब हमने सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिए, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट नहीं लिया, नॉन ऑपरेटिंग इनकम और एक्सपेंसेस कंसिडर नहीं किए, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलता है. तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालना है तो कैसे निकालोगे? सिंपल सी बात है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स multiplied by 100. Answer will be in terms of percentage. Are we exactly clear with that? Guys, fourth ratio, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का कोई क्वेश्चन है? हाँ है, देख लेते एक बार. कैलकुलेट नेट प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. सेल्स आर 60 lakhs, ग्रॉस प्रॉफिट 20 lakhs, सेलिंग एक्सपेंसेस 5 lakh, डिविडेंड रिसीव 30,000, रेंट रिसीव 20,000, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट 20,000, ऑफिस एक्सपेंसेस 5,80,000. डेबिट क्रेडिट नहीं करके रखा है, सिंपल से कैलकुलेशन करने के लिए कहा उन्होंने. नेट प्रॉफिट रेशियो निकालना है. ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसके बाद लिखता हूँ, तो पहले नेट प्रॉफिट रेशियो निकालता हूँ. ठीक है, नेट प्रॉफिट रेशियो निकालने को कहा है ना. और क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 11.
गाइस सेल्स और COGS हो गया तो फिर ग्रॉस प्रॉफिट आया। तो मैं एक स्टेटमेंट बना रहा हूँ पहले। सेल्स कितना दिया था 60 lakhs और GP दिया था 20 lakhs, तो उसका मतलब हुआ कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपके हो गए 40 lakhs। 60 lakhs minus 40 lakhs, answer is 20 lakhs, and that means my answer is GP, that is 20 lakhs plus अब ऑपरेटिंग इनकम ले लेते सारी। सो गाइज dividend received, rent received, they are incomes, we should consider them। dividend received, rent received, कितना था डिविडेंड रिसीव 30,000, और यहाँ पे ऐड इनकम लिख रहा हूँ मैं। ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग करने की भी ज़रूरत नहीं बिकॉज NP रेशियो निकालना है। सो GP के बाद ऐड इनकम्स, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड। हाउ मच इज डिविडेंड रिसीव्ड एंड रेंट रिसीव्ड? 30 and 20, 30 and 20। तो गाइज अपना आंसर आ जाएगा 20,50,000 और लेस क्या करेंगे अभी हम लोग? एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो नहीं निकाल रहे हो, नेट प्रॉफिट रेशियो निकाल रहे हो, भूलना नहीं। सो एक्सपेंसेस, हमारे पास एक्सपेंसेस में ऑफिस एक्सपेंसेस और लॉस ऑन सेल ऑफ असेट। सो गाइज एक्सपेंसेस में है लॉस ऑन सेल ऑफ असेट और ऑफिस एक्सपेंसेस। अब यहाँ पे एक मेन बात आपको याद रखना था, इस डिविडेंड पेड नहीं है कहीं पे भी। अच्छा, सेलिंग एक्सपेंसेस भी है, तो वी हैव सेलिंग एक्सपेंसेस ऑल्सो। सो सेलिंग एक्सपेंसेस ये तो इनकम था, ये एक्सपेंस था। सो लॉस है हमारा 20,000, ऑफिस एक्सपेंसेस है हमारा 5,80,000 और सेलिंग एक्सपेंसेस है हमारा 5 लाख। तो हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा 20,50,000 माइनस 20,000 माइनस 5,80,000 माइनस 5 लाख, इट्स 950। Jakas. So guys, what is NP ratio? NP ratio is equal to net profit upon net sales into 100। टैक्सेशन की बात ही नहीं हुई इस क्वेश्चन में। सो माई नेट प्रॉफिट इज 9,50,000 divided by net sales is 60 lakhs multiplied by 100। So 9,50,000 divided by 60 lakhs multiplied by 100, I'm getting an answer of 15.33% is my NP ratio। Jakas, clear? Any doubts? जा रहा है क्वेश्चन बरोबर से? टू गुड। अब एक और रेशियो लिख दो, GP ratio, GP upon sales into 100, NP ratio, NP upon sales into 100। Guys, then we have third one, and that is known as operating profit ratio। So operating profit ratio is equal to operating profit upon net sales multiplied by 100। Operating profit divided by net sales multiplied by 100। Are you understanding this also very well? Operating profit का मतलब क्या था? सेल्स में से COGS माइनस करेंगे तो GP मिलेगा। GP के बाद सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग इनकम ऐड करना है और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस करना है, तो नेट प्रॉफिट की जगह पे हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलेगा। सर व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस? जो ऊपर लॉस ऑन सेल ऑफ असेट था वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस था, वो हर साल नहीं होता है। सेलिंग एक्सपेंसेस हर साल होते हैं, एडमिन हर साल होता है। सो सिर्फ ऑपरेटिंग चीज़ें लेनी है। ऑपरेटिंग मीन्स जो बिजनेस में हर साल होता है, रेंट हर साल होता है, सैलरी हर साल होता है, डेप्री हर साल होता है, सिर्फ ऑपरेटिंग चीज़ है। पक्का? क्लियर? टू गुड। दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही लेना है। अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन। और ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ये फॉर्मूला यहाँ पे गलत है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालते हैं मैंने आपको दिखाया। अब इससे एक और चीज निकाल सकता हूं मैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो के बाद मैं ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो निकाल सकता हूं।
ऊपर प्रॉफिट निकाला ना, तो अब कॉस्ट लूंगा, दैट इज COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये COGS ले लो और सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ले लो, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट बन जाएगा। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो 40% है तो ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो 60% आएगा। वहां पे मैं प्रॉफिट निकाल रहा था, यहाँ पे मैं सिर्फ कॉस्ट ले रहा हूँ, रिवर्स काम कर रहा हूँ। डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। और एक फाइनली एक और ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो के बाद लास्ट वन, किसी भी एक चीज का एक्सपेंस रेशियो निकाल सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो, दैट इज एक्सपेंस, एनी डैम एक्सपेंस अपॉन नेट सेल्स इन 200। सर ये क्यों निकाल रहे हो? कंपेयर करने के लिए। आंसर आएगा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। गाइस, हैव यू हर्ड अबाउट कंपनी नोन एज कोक, कंपनी नोन एज थम्स अप? कौन से सबसे बड़े एक्सपेंसेस होते हैं कोक और थम्स अप के? सबसे बड़े एक्सपेंसेस ऑफ कोक एंड थम्स अप आर सेलिंग एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। तो वो लोग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस रेशियो निकाल सकते हैं, ये देखने के लिए हमारा कि वो पर्टिकुलर जब आके कितना खर्चा हो रहा है। अगर फॉर एग्जांपल हमारा सेलिंग एक्सपेंस आता है 5%, मतलब 5% ऑफ सेल्स आप एडवर्टाइजमेंट में डाल रहे हो, 5% ऑफ सेल्स आप डिस्ट्रीब्यूशन में डाल रहे हो, थोड़े लोग खुश होंगे, अरे 5% हम सेलिंग एडवर्टाइजमेंट करें, दैट्स गुड फॉर देम। इट डिपेंड्स व्हाट यू आर एनालाइजिंग। ठीक है? So guys, profitability ratios, the 5 profitability ratios that I taught you in this class were: first one, GP ratio, that is GP upon sales into 100, NP ratio, that is NP upon sales into 100, operating profit ratio, that is operating profit upon net sales multiplied by 100. Next one is operating profit के बाद आएगा operating cost ratio, that is operating cost divided by net sales multiplied by 100. Expense ratio is expense divided by net sales multiplied by 100. Are we exactly clear with that? Too good. चलिए, so most probably I guess by next class we should be done, because अब रिटर्न रेशियोज आ जाएंगे और वो बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा वो रिटर्न रेशियोज पे। नेक्स्ट रेशियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो अब बचे कितना है पता है? 4, 4, 8 और 3, 11 रेशियोज बचे। एक में तो शायद कंप्लीट ना हो, 2 रेशियोज 2 लेक्चर में कंप्लीट करें। पर अब लास्ट पार्ट पे आ रखे हो आप, ठीक है, रेशियोज के लास्ट पार्ट पे। बढ़िया। So I'll stop here. Continue next time. Meet you next time. Till then, bye bye. Take care. Love you all.